हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मनी टॉपिक के ऊपर। मनी जो कि एप्लीकेबल होगा क्लास 12 थीको के लिए। कुछ पोर्शन सीएमए फाउंडेशन में भी पढ़ना है और कुछ यूजी में अंडर ग्रेजुएट में भी पढ़ना पड़ेगा, बीकॉम में भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं मनी। मनी में सबसे पहला टॉपिक होगा अपना ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मनी। इन सिंपल टर्म अगर बोले मनी होता क्या है, तो मनी इज व्हाट इट डज। और अगर प्रैक्टिकली बोले तो मनी का मतलब वो चीज जिसका यूज करके हम लोग किसी दूसरे सामान को परचेज कर सकते हैं, परचेजिंग पावर जिसमें हो, उसको हम लोग मनी बोल सकते हैं। एक्सचेंज वैल्यू हो, सामान को खरीदने के लिए ये चीज दिया जा सकता है, गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जा सकता है, तो उसको हम लोग मनी बोलेंगे। विच कैन हैव या विच हैव एक्सचेंज वैल्यू। किसी सामान के बदले में उसको एक्सचेंज कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे मनी। मनी का जो प्रॉपर डेफिनेशन है ये हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी अपना मेन फोकस है ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मनी पे। मनी का डेफिनेशन भी बहुत टाइप का है, लीगल डेफिनेशन, यूजुअल डेफिनेशन, प्रैक्टिकल डेफिनेशन, तो बहुत सारा डेफिनेशन है उसका, वो सब देखेंगे। अभी अपना मेन फोकस है ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मनी के ऊपर। तो सिस्टम ऑफ मनी, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज अगर बात करें, मनी का जरूरत क्यों है? ताकि किसी चीज को एक्सचेंज किया जा सके, कुछ खरीदे बदले में कुछ दे, तो जो दिए उसको बोल देंगे मनी। कुछ बेचे बदले में कुछ मिले, तो जो मिल रहा है उसको बोल देंगे मनी। तो दो टाइप से ये सिस्टम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। एक होता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज और एक होता है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम एंड मॉनेटरी सिस्टम। बार्टर सिस्टम लगभग 6000 बीसी पहले था। बार्टर सिस्टम में होता क्या था? कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था। एक इंसान के पास कुछ सामान है, उसको कुछ और चीज का वांट है। दूसरे इंसान के पास कुछ सामान है, उसको किसी और चीज का वांट है। दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करने का कोशिश करेगा, तो वो बार्टर सिस्टम होता था। आगे अभी वीडियो में हम लोग और इसको देखेंगे। देन फिर मनी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम आता है। मॉनेटरी सिस्टम बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए आया। अब क्या प्रॉब्लम होता है थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग। तो मॉनेटरी सिस्टम वेरियस टाइप के मनी से रिलेट करता है। सबसे पहले कमोडिटी मनी स्टार्ट होता है लगभग 2500 बीसी में। देन मेटेलिक मनी आता है लगभग 2000 बीसी में। फिर काफी लंबे दौर तक चलने के बाद फिर पेपर मनी आता है 770 बीसी में। ऑल्दो पेपर मनी के साथ ऐसा नहीं था कि मेटेलिक मनी खत्म हो गया था, ये भी कहीं ना कहीं पैरेलली चल रहा था। मेटेलिक मनी पेपर मनी की जगह पे ऐसा नहीं था कि कमोडिटी मनी खत्म हो गया था। कमोडिटी मनी आज के डेट पे भी कहीं ना कहीं पैरेलल वे में चलता ही है। कमोडिटी मनी का इमरजेंस एक बार वापस से हुआ था 1929 में, जब ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन आया था। ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ये वाला चीज आपको इंडियन इकोनॉमी में भी काम आएगा। वहां पे एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है, आपको बनाया वहां पे। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1929 जब आया था, पैसे का पूरा कमी हो गया था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो उस वक्त कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज वापस से प्रिवेल करना स्टार्ट किया था। पेपर मनी के बाद क्रेडिट मनी आता है। 1833 के आसपास आता है क्रेडिट मनी इंडिया के अंदर। अब यहां से जो ईयर है ये इंडिया का ईयर है। ये जो ईयर है ये इंडिया का ईयर है। इंडिया में पेपर मनी कब से प्रॉपरली चलना स्टार्ट हुआ? 770 में ये चाइना के अंदर आया था। चाइना वाज द कंट्री जो पहली बार पेपर मनी को इंट्रोड्यूस किया था। एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पहली बार कौन लेके आया था पेपर मनी? चाइना। कब आया था? 770 बीसी में। इंडिया में लगभग 1860 1861 के आसपास स्टार्ट हुआ था। देन फिर आता है प्लास्टिक मनी। इवोल्यूशन के अंदर किस तरीके से इवोल्यूशन चल रहा है, तो उसके अंदर आता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी 1987 के आसपास स्टार्ट होता है इंडिया में। प्लास्टिक मनी मतलब जो एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब यूज करते हैं हम लोग, वो सारा कुछ। और इसका स्टार्टिंग कौन किया था? ऑल्दो ये FYI होगा, कहाँ लिखे, यहाँ पे कहीं लिख देते हैं, FYI होगा, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन है। ये इंडिया में स्टार्ट करने वाली बैंक थी HSBC बैंक, जो पहली बार 1987 में एटीएम फैसिलिटी इंडिया के अंदर लेके आई थी।
देन फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी, नेट बैंकिंग जिस चीज को प्रॉपरली हम लोग कहते हैं। आज के डेट पे वेरियस ऐप है पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, बट जब ये आया था तब वो ई मनी के नाम पे बस एक नेट बैंकिंग हुआ करता था। आज तो पेटीएम है, गूगल पे है, फ्री चार्ज एक्सेट्रा बहुत कुछ है। तो कब आया था ये? 1990 में आया था इंडिया में। वापस से ये FYI है, पहली बार इंडिया में ICICI बैंक थी जो ई मनी को इंट्रोड्यूस की थी। 1990 में जब ई मनी पहली बार आया था तो वो इंडिविजुअल्स के लिए यूज के लिए नहीं था, कस्टमर्स के यूज के लिए प्रॉपरली नहीं था। वो कुछ गिने चुने सिलेक्टेड वैसे कस्टमर के लिए था जो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए वो चीज अवेलेबल था, वो सिस्टम अवेलेबल था। 1996 के बाद धीरे धीरे ये हर बैंक अकाउंट होल्डर के लिए अलाउ किया गया। देन 2009 के आसपास में स्टार्ट होता है अपना क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मनी। अब 2009 में स्टार्ट हुआ या उसके पहले उसके बाद में इसलिए प्रॉपरली नहीं इसको बोला जा सकता है क्योंकि इसका इन्वेंटर कौन है, इन्वेंशन किया कौन था, ये आज तक पता नहीं है किसी को भी प्रॉपरली कि कौन इसको फाइंड आउट किया था क्रिप्टो मनी को। तो जब उसका नाम ही नहीं पता है कि कौन बनाया तो किस साल बना ये भी प्रॉपरली कह पाना मुश्किल है। बिटकॉइन वगैरह जो हम लोग बोलते हैं वो क्रिप्टो मनी के अंदर आता है। तो ये है प्रॉपरली इवोल्यूशन ऑफ मनी, किस तरीके से मनी इवोल्यूट किया, किस तरीके से मनी अपना इमर्ज आउट हुआ है। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम आता है, देन फिर मॉनेटरी सिस्टम आता है। अब एक एक करके सब कुछ हम लोग समझेंगे। नाम याद रखेंगे कि मॉनेटरी सिस्टम में क्या कुछ होता है, कमोडिटी, मेटेलिक, पेपर, क्रेडिट, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड लास्ट में जाके क्रिप्टो। अभी आते हैं बार्टर सिस्टम पे। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम। एक सामान लो दूसरा सामान दो तो उसको बोलते हैं हम लोग कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज। अब यहाँ पे कमोडिटी मनी भी है, तो क्या बार्टर सिस्टम और कमोडिटी मनी दोनों एक ही चीज है? अगर दोनों एक ही चीज है तो फिर अलग अलग क्यों लिखा गया? थोड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। पहले बार्टर सिस्टम समझ ले, फिर कमोडिटी मनी को भी समझते हैं। बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम डायरेक्ट सिस्टम हो सकता है, कमोडिटी फॉर कमोडिटी, C2C एक्सचेंज सिस्टम भी हो सकता है। यहाँ पे होता क्या है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये होता क्या है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक मिस्टर एक्स से एक मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स के पास ही हैव वीट, मान लेते हैं इसके पास वीट है, गेहूं है, और इसको चाहिए ही वांट फ्रूट, इसको चाहिए फ्रूट। मिस्टर एक्स के पास है वीट बट चाहिए इसको फ्रूट, और मिस्टर वाई अब इसको क्या करना होगा, इसको फ्रूट चाहिए ना, तो ये जाके खोजेगा, ऐसा एक इंसान खोजेगा मिस्टर वाई जिसके पास फ्रूट हो, तभी तो इसको दे सकता है, जिसके पास फ्रूट हो। और दूसरा चीज ये भी कि उस मिस्टर वाई को चाहिए हो वीट। अब मिस्टर वाई को कुछ और चाहिए होगा तो फिर मिस्टर एक्स कहाँ से लाके देगा, इसके पास तो वीट ही है ना। तो मिस्टर एक्स को अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो उसका सामान रख ले, अपना सामान दे दे। अगर ऐसा मिल जाए तो उसी चीज को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मेरा जो वांट है वो सामने वाला फुलफिल कर सकता है, सामने वाले का जो वांट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं, तो उसी चीज को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ऐसे इंसान को खोजने के लिए जाएंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर बार्टर सिस्टम में ट्रेडिंग कॉस्ट जो होता है ये बहुत ह्यूज होता है। एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में एंसिलरी कॉस्ट जो लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है। ट्रेडिंग कॉस्ट ये यहाँ तक याद रखना काफी है। इसके आगे फिर जो है ये आपका FYI है यहाँ से कि ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होता है। तो फॉर योर नॉलेज ट्रेडिंग कॉस्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सर्च कॉस्ट एंड फिर होता है डी सुटिलिटी ऑफ वांट। सर्च कॉस्ट मतलब सर्च कॉस्ट का दो पोर्शन होगा। पहला पीपल को सर्च करना, मतलब मिस्टर एक्स खोजेगा ऐसा इंसान जिसको वीट चाहिए था और जिसके पास फ्रूट था, वैसा इंसान खोज के लाएगा, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सर्चिंग पीपल। ढूंढना पड़ेगा ना भाई, 1000 लोग से जाके बात करेंगे तब जाके पता चलेगा किसके साथ ऐसा डबल कोइंसिडेंस हो सकता है, तो उस इंसान को खोजने में लगने वाला टाइम। दूसरा, अब इसके पास क्या था, इसके पास था वीट। अब मान लो खोजते खोजते 10 दिन 15 दिन 20 दिन लग जाए, तो हो सकता है वीट का वैल्यू भी चेंज कर जाए, खराब हो जाए वीट उसमें से। या अगर वही चीज वाई खोजने के लिए आ रहा होता एक्स के पास कि मेरे पास है फ्रूट
हमको चाहिए वीट तो खोजते हैं, तो इसके पास जो फ्रूट था वो 10 दिन में खराब भी तो हो सकता था, तो उसी चीज को बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिटेरिएशन। दूसरा होगा डी सुटिलिटी ऑफ वांट। डी सुटिलिटी मतलब डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट ऑफ वांट, ये रिलेट करता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट से। इन शॉर्ट इसको आप बोल सकते हैं कि ये होगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब उस इंसान को खोजने में जो आपका टाइम लगा, डिस्कम्फर्ट हुआ, एक इंसान को खोजे, उससे वांट सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर खोजे, तो उसी चीज को बोल रहे हैं डिस्कम्फर्ट का कॉस्ट। तो बार्टर सिस्टम में शॉर्ट नोट में क्या लिखेंगे आप? बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम बताना है डायरेक्ट सिस्टम, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम, देन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। एक एग्जांपल है, आप इसको खुद के लैंग्वेज में बना के लिखेंगे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट उस सिचुएशन को बोलते हैं जहां पे एक पर्सन अपना सामान देके सामने वाले वांट को, नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, एंड वही सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, तो चीज को बोलेंगे बार कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे तीसरा पॉइंट, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है, ट्रेडिंग कॉस्ट लगता है। ट्रेडिंग कॉस्ट फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई होगा एंड सो ऑन। अभी आते हैं लिमिटेशन क्या है, क्या प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम का। तो बार्टर सिस्टम में चार सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स याद रखना है। लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोल सकते हैं इसको। lack of double coincidence of want, standard for deferred payment, lack of standard for deferred payment, and lack of store of value, ये सारा लिमिटेशन है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का। लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू या लैक ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट, लैक ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये होता क्या है? इसके अंदर 3 पॉइंट याद रखना है कि बार्टर सिस्टम के अंदर किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्रॉपर वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि अगर एक इंसान ऐसा मान के चले, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स, इसके पास है वीट, ठीक है, अब फिलहाल मान लेते हैं इसको कुछ नहीं चाहिए। इसके पास एक आता है मिस्टर वाई जिसके पास था फ्रूट, ये बोला भैया फ्रूट रख लो मेरा, बदले में वीट दे दो। अब हो सकता है इसके पास 1 kg फ्रूट होगा, इसके पास 1 kg वीट होगा। अगर इसी जगह पे कोई आता मिस्टर जेड, और मिस्टर जेड के पास फॉर एग्जाम्पल एक कोई कैटल होता, गॉट होता, सिप होता, कोई भी एक चीज होता, तो अब ये वैल्यूएशन लगा पाना पॉसिबल नहीं है। या हो सकता था मिस्टर एक्स बोल रहा था, मिस्टर जेड बोल रहा था कि हम तुम्हारे लिए कोई सर्विस परफॉर्म कर देते हैं, तुम्हारा काम हम परफॉर्म कर देते हैं, बदले में हमको वीट दे देना। तो गुड्स और सर्विसेज का प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं हो सकता है। कभी इस वीट को फ्रूट के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, कभी किसी कैटल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कभी सर्विसेज में कंपेयर कर रहे हैं, वीट वहीं पे एक ही केजी में सब कुछ मिल जाना है आपको, तो प्रॉपर वैल्यूएशन कभी नहीं हो सकता। फिर प्रॉपर अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। अब रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जाएंगे तो आपके पास क्या क्या है वो सब कुछ रिकॉर्ड करके रखेंगे, बदले में क्या मिला वो रिकॉर्ड करके रखेंगे। प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। अब एक वीट का वैल्यू एक फ्रूट के बराबर एक जगह पे हम बोल रहे हैं, एक वीट का वैल्यू एक कैटल के बराबर बोल रहे हैं, तो क्या फ्रूट और कैटल दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा? नहीं हो सकता है, जिस कारण से अकाउंटिंग भी पॉसिबल नहीं है अपने लिए। मेजर नहीं कर सकते तो अकाउंटिंग भी नहीं कर पाएंगे। और अनलिमिटेड एक्सचेंज रेशियो बनेगा, जैसे यहाँ पे देख रहे थे, कभी फ्रूट के साथ, कभी कैटल, कभी सर्विसेज, कभी वाटर, कभी सोन, किसी और चीज के साथ कंपेयर करते रहेंगे, तो इसको हर बार एक नई चीज से कंपेयर करने के कारण नया एक्सचेंज रेशियो निकल के आ जाता है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू में। पहला, वैल्यूएशन नहीं पॉसिबल है। दूसरा, अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा एक्सचेंज रेशियो बन जाएगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये ऊपर का पढ़ा हुआ है, क्या होता है वही चीज लिख देंगे। ये बहुत मुश्किल है खोज के लाना, एक ऐसा इंसान जो आपके नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर दे, आप उसके नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर दें, पॉसिबल नहीं है। तीसरा है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का सिंपल मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, इन सब से रिलेटेड पेमेंट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग डेफर्ड पेमेंट। और डेफर्ड पेमेंट कर पाने में बार्टर सिस्टम बिल्कुल ही फेल हो जाता है। बार्टर सिस्टम में बोरोविंग एंड लेंडिंग पॉसिबल नहीं है।
हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अपना 10 केजी वीट आज दे दो, फ्रूट हम 2 साल के बाद देंगे, पॉसिबल नहीं है वो चीज। ना तो लेने वाला ऐसा कर सकता है, ना देने वाला ऐसा कर सकता था। स्पॉट पे ट्रांजेक्शन हमेशा होना था। हमको अभी नीड एंड वांट है, तो अभी के अभी दोनों साइडेड से ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, 2 साइडेड ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। तो बोरोविंग और लेंडिंग पॉसिबल नहीं था कि आज हम दे दिए, लेके जाओ ये सिप को, लेके जाओ 2 साल के लिए रखना, बाद में हमको ये सामान दे देना, 2 साल के अंदर सिप ही मर जाएगा, पॉसिबल नहीं है। बदले में वो सिप आपको लौट के मिलेगा ही नहीं कभी भी। तो बोरोविंग लेंडिंग पॉसिबल नहीं था। दूसरा, फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते थे हम। मतलब अगर आप किसी से कोई घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और कंस्ट्रक्शन साल भर चलेगा, तो अब आप सोच रहे हैं कि आज ही के डेट में हम सारा का सारा पैसा दे दे फ्यूचर के लिए वन टाइम में, या इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके देते रहें, तो मेजर कर पाना मुश्किल है। फ्यूचर पेमेंट में इसका पेमेंट कर पाना मुश्किल है। और लास्टली डिसएग्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे क्वालिटी से रिलेटेड। मतलब आप कुछ और सामान बनवा रहे थे, क्वालिटी खराब निकल गया, आप पैसा काट सकते हो उसका कि भैया 20% कम पैसा देंगे, लेकिन बकरा काट के थोड़ी कि चारों टांग काट के रख लेते बाकी देंगे तुमको अब, तो वो पॉसिबल नहीं था। स्पेसिफिकेशन, आप जिस टाइप का सामान बनाने बोले थे वैसा है नहीं। फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कुछ और किए थे, आ गया कुछ और। पैसा तो आज के डेट पे हम लोग रिफंड ले सकते हैं, उस समय रिफंड नहीं, क्वालिटी चेक नहीं कर सकते थे, स्पेसिफिकेशन चेक नहीं कर सकते थे, सामने जो है लेके जाओ। चेंज इन वैल्यू, फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किए, आप बोले कैश ऑन डिलीवरी के जैसा है, घर पे रखे हुए हैं, हम ऑर्डर किए एक जीन्स, घर पे रखे जूता, बोले जीन्स देना, जूता लेके चले जाना। जब तक वो 10 दिन में जीन्स लेके आएगा, हम बोलेंगे जूता का वैल्यू तो बढ़ गया भाई, यहाँ पे बरसात का टाइम आ गया, जूते का वैल्यू बढ़ गया। तो हमको एक नहीं 2 ठो जीन्स चाहिए होगा, अब क्या करेगा बेचारा, जाएगा एक और जीन्स लेके आएगा, तब तक हो सकता है गर्मी आ जाए, तो फिर जूता का वैल्यू गिर जाएगा। तो इसमें चेंज ऑफ वैल्यू बहुत ज्यादा होता रहेगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट नहीं हो सकता, पार्ट पेमेंट नहीं हो सकता। और लास्टली स्टोर ऑफ वैल्यू भी नहीं है इसका, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू है यहाँ पे। मतलब इसको जमा करके रखने में बड़ा दिक्कत है। पर्स के अंदर 2-2 हजार वाला 10 ठो नोट रख सकते हैं आप, 20 हजार, लेकिन 20 हजार वैल्यू का वीट, गेहूं कहाँ जमा करके रखेंगे, स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर 2-2 हजार का 10-10 नोट आज जमा करके रख ले, साल भर बाद भी उसका वैल्यू उतना ही होगा, लेकिन वीट अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हो सकता है उसका। शायद अगर ड्रॉट पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, तो वीट का वैल्यू बढ़ जाएगा, या अगर खराब ही हो गया तो डेप्रिसिएशन भी हो जाना है उसका। तो ये कुछ प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में, जिसको खत्म करने के लिए मॉनेटरी सिस्टम लाया गया। प्रॉब्लम को एक बार वापस से रिपीट करते याद रखेंगे, लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, डबल कोइंसिडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। अंदर का कुछ कुछ पॉइंट याद रखेंगे। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कि बार्टर सिस्टम क्या है। ये जनाब कुछ लेके आए हैं, ये जनाब कुछ लेके आए, अब आपस में एक्सचेंज करना इन लोगों को। देन इसको, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आता है मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम, कमोडिटी मनी। अब बार्टर सिस्टम और कमोडिटी मनी में डिफरेंस क्या है, देखिए। बार्टर सिस्टम जब बोल रहे थे, तो सामने वाले के पास था कुछ, उसको चाहिए कुछ था, है ना। अगर 2 पर्सन का एग्जांपल ले, एक्स एंड वाई, तो एक्स के पास था वीट, इसके पास था फ्रूट, इसको चाहिए था फ्रूट, इसको चाहिए था वीट, ऐसा कुछ कंडीशन होना चाहिए था। बट कमोडिटी मनी में ऐसा कुछ नहीं। कमोडिटी मनी के पास ना सबके पास एक ही चीज रहेगा। कमोडिटी मनी में एक्स और वाई दोनों के पास वीट का वेट ही रहने वाला है। एक्स के पास भी वीट है, वाई के पास भी वीट है। एक्स को कुछ खरीदना होगा ना वाई से, बदले में उसको वीट थमा देगा। और वाई को वापस किसी और से कुछ खरीदना होगा ना, तो वो सामान खरीदेगा, बदले में वीट देगा। तो आज जो हम लोग पैसा यूज कर रहे हैं, मनी यूज कर रहे हैं, उसके जगह पे ये सारा कमोडिटी यूज हो रहा होता है। कमोडिटी मनी जैसे वीट हो गया, सॉल्ट हो गया, कैटल भी इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। कैटल ऑल्दो काफी हद तक बार्टर सिस्टम का ही पार्ट था, उसके बाद नहीं। अफ्रीका साइड का अगर देखें तो वहां पे कोको वगैरह यूज होता था। तो ये सारा कुछ कमोडिटी मनी के अंदर चलता था। कमोडिटी मनी में भी प्रॉब्लम, बहुत लंबा टाइम तक नहीं यूज कर सकते ना इन सबको, और हर जगह पे वैल्यू भी सिमिलर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग जाएं किसी समुद्र वाले इलाके में, तो वहां पे सॉल्ट इजीली अवेलेबल होगा,
तो वैल्यू उसका बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इजिली अवेलेबल है ना। बट वही हम लोग चले जाए अफ्रीका के साइड पे जहाँ पे सॉल्ट इजिली अवेलेबल नहीं है, समुद्र नहीं है, तो सॉल्ट भी इजिली अवेलेबल नहीं, तो सिचुएशन में वहां पे सॉल्ट का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, थोड़ा सॉल्ट वैल्यू ज्यादा। उस पर्टिकुलर टाइम का सोच रहे हैं अभी हम लोग। अफ्रीका का एग्जाम्पल ले तो वहां पे कोका काफी इजिली मिल जाता, बट यहाँ पे कोको मिलना काफी मुश्किल। तो वो सब प्रॉब्लम कमोडिटी मनी में भी कहीं ना कहीं आ रहा था। तो उसको खत्म करने के लिए फिर आता है मेटेलिक मनी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब का यूज करके मेटेलिक मनी स्टार्ट होता है 2020 में। मेटेलिक मनी नीचे देखें, मेटेलिक मनी जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा का यूज करके। मेटेलिक मनी का फायदा था, पहला ड्यूरेबल था, जल्दी खत्म थोड़ी होगा, और दूसरा डिविजिबल भी था, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट तक ला सकते थे उसको। अगर हमको कॉइन बनाना हो, सिर्फ कॉइन बनाना हो, और कॉइन बनाना हो सिल्वर का, तो सिल्वर का अगर 100 रुपए का कॉइन बनाना हो तो साइज छोटा होगा, 10,000 का कॉइन बनाना हो तो साइज बड़ा होगा, 1 लाख का बनाना हो और बड़ा होगा। तो डिविजिबिलिटी था उसके अंदर। बट इसका प्रॉब्लम क्या था कि ये सारा कुछ है एक नेचुरल रिसोर्सेस, और हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स का एक ही रूल है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। तो क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, जिस कारण से इसका प्राइसेस बहुत ज्यादा चेंज करता था, अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। जैसे आज के डेट पे देखिए गोल्ड, कभी रेट 50,000, 55,000, कभी 40,000, तो इसका रेट बहुत ज्यादा अप्रिसिएट डेप्रिसिएट होता था। दूसरा, अगर ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा करना हो तो मुश्किल, मतलब मान ले आपके पास आयरन का कॉइन हो, 10 रुपया वाला कॉइन हो, और आपको इसी से 1 लाख का सामान परचेज करना है, कितना सारा लेके जाएंगे आप 10 रुपया वाला कॉइन? तो लार्ज ट्रांजेक्शन करने में बहुत दिक्कत था। या अगर सोचे हमको 50,000 का कॉइन ही बनाना है, तो 1 kg चांदी बन जाएगा, 1 kg सिल्वर लगेगा, तब 60,000 का एक कॉइन बनने वाला है कहीं ना कहीं। तो लार्ज ट्रांजेक्शन करने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे, और सेफ भी नहीं था, चोरी हो जाता ना, तो सेफ भी नहीं था। ये इसका कुछ मेरिट एंड डिमेरिट। 1930 में इसको डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दिया गया। 1930 वर्ड क्यों हम ये ईयर क्यों यूज कर रहे हैं, इसका रेफरेंस अभी थोड़ा सा दें तो एक चैप्टर पढ़ना होगा जहां हम लोग देखे थे फॉरेन एक्सचेंज, या फॉरेन एक्सचेंज रहने देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, जिसके अंदर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन देखे थे। एक्सचेंज रेट निकालने का तरीका था, पहले फिक्स सिस्टम चलता था, फिक्स्ड के अंदर भी 2 टाइप का सिस्टम चलता था, पहले गोल्ड देन ब्रिटेन वुड। तो जैसे ही फिक्स खत्म हुआ, फ्लेक्सिबल की तरफ मूव किया, 1930 ही टाइम था वो, तो फिर ये भी खत्म होने लगा। 1930 में मेटेलिक मनी खत्म होने का कारण ये भी था क्योंकि 1929 में ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन आया। तो 2 कारण है, एक तो ये भी रहा, प्लस ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन आया, जिस कारण से लोगों के पास जितना कुछ था, सोना चांदी जितना कुछ था, वो सबका सब बिक गया। देन मेटल बहुत ज्यादा बचा नहीं लोगों के पास, तो अल्टीमेटली यहाँ से फिर मूव करके लोगों को जाना पड़ गया पेपर मनी में। पहली बार चाइना इंट्रोड्यूस किया था 770 बीसी में, इंडिया काफी लेट से 1861 से स्टार्ट किया। अब 1861 कहाँ से आ रहा है? 1806 के अंदर इंडिया में एक बैंक बना था, बैंक ऑफ कैलकाटा, जिसको आज के डेट पे हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। पहली बार यूरोप से इंग्लैंड ब्रिटिशर जो आया था वो बैंक इंडिया में स्टैब्लिश किया था, और वही बैंक धीरे धीरे जाके चेक सिस्टम भी लेके आई, क्रेडिट मनी को, पेपर मनी भी लेके आई। पेपर मनी मतलब जो आज के डेट में हम लोग नोट्स वगैरह देखते हैं ना, ये उसको बोलते हैं पेपर मनी। बहुत ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, ईयर याद रखेंगे काफी है, इतना याद रखेंगे काफी है। देन होता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी जो मनी नहीं होता है, मनी के जैसा यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बोल सकते हैं उसको, या फिर ये चेक, या बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, ये सारा कुछ, इसको क्रेडिट मनी बोलते हैं। देन फिर प्लास्टिक मनी आया, पहली बार इंडिया में HSBC लेके आया था 1987 में, ATM कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो प्लास्टिक मनी। देन फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आता है, पहली बार ICICI बैंक लेके आया 1990 में, फिर 1996 में ई मनी। ई मनी में भी प्रॉब्लम है, डिजिटली हैक हो जाता है अकाउंट, ऐसे ही उड़ जाता है अकाउंट से पैसा। तो अकाउंट से पैसा उड़े नहीं, उसके लिए आज के डेट पे क्रिप्टो मनी भी आ गया है। क्रिप्टो मनी ब्लॉकचेन मेथड के ऊपर चलता है, ऑल्दो ये आपका नीचे लिख देते हैं इसको, ये
FYI रहेगा, FAQ नहीं रहेगा। तो क्रिप्टो जो है आपका वो FYI पे है। पहला, ये ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है ना, कि एक पर्टिकुलर मनी को आपके साथ वो कनेक्ट कर देगा। अगर एग्जांपल लेके समझना चाहे तो, ऑल्दो ऐसे नहीं होता है, बस एक एग्जांपल है ये। मान लेते हैं कि आप अर्न किए 500 रुपए, ठीक है, तो आपको एक 500 रुपए का नोट मिला होगा, 500 का नोट मिला होगा। इस नोट पे कुछ तो नंबर होगा ना, नोट का नंबर होगा कुछ X000011 कुछ भी होगा, और आपका आधार नंबर होगा कुछ, आधार नंबर 234 एनीथिंग। तो इस नोट के नंबर को इस आधार के नंबर से कर दिया जाएगा लिंक ऑनलाइन। अब जिसका आधार नंबर वही ये 500 का नोट यूज कर सकता है। तो आज के डेट पे अगर आपके पॉकेट में 500 का नोट हो, दोस्त निकाल के चल गया, उड़ा देगा, खत्म। लेकिन अगर आधार नंबर से लिंक हो जाए, फिर वो कहीं पे भी खर्चा करने जाएगा ना, तो सीधा पूछेगा तुम्हारा आधार नंबर क्या, उसका कुछ और होगा। नोट का आधार नंबर से मैच नहीं कर रहा है, वो खरीद ही नहीं पाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप ही उस 500 का नोट यूज कर सकेंगे। कोई चोरी भी कर लिया तो वो यूज नहीं कर सकता है। तो इस चीज को काफी तगड़ा मानते हैं, इसमें कोई लॉस होने का चांस नहीं है। बट इंडिया में फिलहाल ये चीज एक्सेप्टेड नहीं है, बिटकॉइन वगैरह। आरबीआई कोशिश कर रही है किसी तरीके से इंडिया में भी अडॉप्ट किया जाए। तो ये था ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी के ऊपर छोटा सा एक टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मनी के डेफिनेशन और फंक्शन के ऊपर। थैंक यू।